Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, यानी कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिन पार्ट्स को कवर अप करते हुए आ रहे थे और जिन बातों को समझते हुए आ रहे थे उनको ही रखेंगे कंटिन्यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर आपकी बुक में स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर अप करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ कुछ वैसा ही है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, है ना। आपने क्लास 10th में एक क्वांटिटी पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। और विभवांतर को अगर हम जल्दी मतलब अगर हम उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहें तो विभवांतर को हमने ये कहा था कि विभव में अंतर बनाने के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो हो सकता है, यानी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करवाने के लिए हमें विभव में अंतर रखना होता है, यानी विभवांतर वहां पर रखना होता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए सीखना शुरू करते हैं कुछ नई बातों को, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को, और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए सो स्टूडेंट्स, पुट द हेडिंग पुट करें। नया कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट होना है। टॉपिक लिखिए आज का। टॉपिक है, सबसे पहले चैप्टर लिखें, नया चैप्टर है 3, एंड जो टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और हम लोग रिदम बनाते हुए चलेंगे। जो भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, है ना, उससे ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक। और फिर आगे जो आपके नए टॉपिक्स होंगे उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे। सो स्टार्टिंग से ही आप लोग ध्यान इसमें बनाकर रखिए, क्योंकि आगे चलकर आपको इसमें सारी बातें तभी समझ में आ पाएंगी अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको आप समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सबसे पहले हमारे पास है ना, और प्रीवियस क्लासेस से इसका क्या रिलेशन है सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक। देखो, 2 क्लासेस की बात बता रहा हूं, क्लास 6 और क्लास 8 में हमने क्या समझा था। हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है किसी वस्तु में, उसको हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि सपोज ये जमीन है, ये क्या है? ये जमीन है, ग्राउंड है, समझना इस बात को। यहाँ पर एक पत्थर है, यहाँ पर क्या है? एक पत्थर है, तो इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। कैसे निकालते हैं? U = mgh निकालते हैं। आप इस पत्थर को यहाँ तक लेके जाए, इस पॉइंट तक, तो U इसमें कुछ और ऊर्जा आ जाएगी, है ना। इसकी ऊर्जा जो होगी बढ़ जाएगी। आप इसको जमीन से कुछ ऊंचाई तक लेके जाएंगे, इसमें कुछ ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। अब ये पत्थर आप इतनी ऊंचाई तक ले गए और आपने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। आपने इसको क्या करा हुआ है? हाथ में पकड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसको हाथ से छोड़ेंगे, ये पत्थर नीचे की ओर गति करने लगेगा, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। तो देखो, समझो इस बात को। यहां जब पत्थर को यहाँ पर जमीन पर पड़ा था, यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा mgh थी और गतिज ऊर्जा 0 थी, क्योंकि पत्थर विराम अवस्था में था, जमीन के ऊपर रखा हुआ था।
लेकिन जब इसे हम एक बिंदु तक ले गए, वहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गई और गतिज ऊर्जा यहां पर भी जीरो थी, क्योंकि यहां पर भी हमने इसे हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगेगी और स्थितिज ऊर्जा सॉरी इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कम होने लगेगी और जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ गए? तो हमने ये कहा था कि वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पूरे प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पर उसका योग निश्चित रहता है। क्या समझा था हमने यहाँ पर कि इस पूरी प्रोसेस में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? इसको जो बात मैंने अभी आपको समझाई उसका क्या मतलब है कि जो पूरी प्रक्रिया है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी U एवं गतिज ऊर्जा यानी K का योग नियत रहता है। ठीक है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जब कंडीशन है, इसको हम क्या कहते हैं? जब कोई बल ऐसी कंडीशन में काम कर रहा हो तो हम उसको संरक्षी बल कहते हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है, यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? देखो, पत्थर को नीचे की तरफ किसने खींचा? गुरुत्वाकर्षण बल ने। तो मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक प्रकार का संरक्षी बल है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम पता लगाते कौन सा बल संरक्षी बल है या नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज ये दीवार है, यहां पर एक वॉल बनाते हैं यहां पर। ठीक है, और यहां पर इस दीवार से एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये क्या है? एक स्प्रिंग है। दोबारा से बनाते हैं इस स्प्रिंग को। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है। अब जब मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगा इस तरफ, जब मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचूंगा तो ये स्प्रिंग लंबी हो जाएगी, है ना? ये स्प्रिंग खींच करके लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या करा? इसकी स्थिति बदल दी। अब इसमें क्या आ जाएगी? कुछ स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, समझो इसको। इसकी स्थितिज ऊर्जा में मैंने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। इसकी स्थितिज ऊर्जा में मैंने वृद्धि कर दी। ठीक हो गया? अब जैसे ही मैं यहां पर जो बल मैंने लगाया है उसको छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसको अपने हाथ से छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग तुरंत पीछे वाली दिशा में गति करने लगेगी। बताओ, करने लगेगी नहीं करने लगेगी? मतलब कि इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। जब गति करने लगती है कोई वस्तु तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको गतिज ऊर्जा, जो उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। तो जब ये इस प्रक्रिया में होगी कि जब इसको छोड़ा जाएगा और ये पीछे की तरफ गति करेगी, जब इससे बल हटाया जाएगा तो इस कंडीशन में भी ये वाली जो बात है ये सेटिस्फाई हो रही होगी। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यानी कि यहां पर जो स्प्रिंग पर लगने वाला बल है वो भी क्या है? वो भी संरक्षी बल है। वो भी क्या है? संरक्षी बल। बात समझ में आई? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश यहां पर करना चाह रहा हूं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, इसीलिए मुझे एक बार आपको ये समझाना था। अब आपने जो संरक्षी बल पढ़े हैं अभी वो कौन सा है? कूलाम बल आपने पढ़ा, वो भी संरक्षी बल है। ठीक है, देखो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है ना बल, ये है ना?
तो हम इन दोनों को ही, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, कूलाम बल, दोनों को ही संरक्षी बल कहते हैं। ठीक, और क्या प्रोसेस है उसके लिए कि कुल किसी भी बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है एवं गतिज ऊर्जा है उसका योग नियत रहता है। ठीक है, अब हम इसको, जो चीज हमने यहां पर अप्लाई करी है, इसको हम स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, पीछे टॉपिक का नाम हमने क्या लिखा, स्थिर वैद्युत विभव। हमने क्या लिखा, स्थिर वैद्युत विभव। अब हम स्थिर वैद्युत विभव को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी में इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लगाते हैं, तो इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। यहां पर ध्यान रखें कि जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे स्थितिज ऊर्जा के, अगर वो बात मैं आवेशों के लिए करूं, अगर वो बात मैं आवेशों के लिए करूं कि एक आवेश है दूसरे आवेश को उससे खींचकर दूर ले गए, फिर छोड़ा तो वो आकर्षित हो गए या प्रतिकर्षित हो गए, जो भी हो गए, वो हम जानते हैं। अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे और असमान आवेश होंगे तो आकर्षित होंगे। ठीक है, तो वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, अभी मतलब अभी हमने तो जनरली किसी दो बॉडीज के बारे में, पत्थर की बात मैंने करी, स्प्रिंग की बात मैंने करी, लेकिन जब हम आवेशों की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पर हम स्थितिज ऊर्जा के आगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कब, जब हम आवेशों की बात करेंगे। और अब हम आवेशों की बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर जिस बारे में है उसके ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि हम दो आवेश लेते हैं, हम क्या करते हैं, दो आवेश यहां पर कंसीडर करते हैं, जैसे हमने पीछे के टॉपिक्स में करा ही था, है ना। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। अब सपोज ये एक आवेश है, ठीक हो गया, ये हमारा बिंदु आवेश है। यहाँ पर ये हमारा कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश। इसको मैं ऐसे डिनोट करना चाह रहा हूं, ठीक। इसको मैं कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक हो गया। और इसकी जो स्थिति है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, कूलाम के नियम के जब हम पढ़ रहे थे, कि इसकी स्थिति को हम फिक्स मानते हैं। ठीक है, इसकी स्थिति को हम क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं, यानी कि ये जिस पोजीशन पर है, जिस बिंदु पर है, उसी पर ही फिक्स है। अब हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं, चलो ये भी मानते हैं कि ये धन आवेश है। ठीक है, ये भी मानते हैं कि ये धन आवेश है। अब मैं एक परीक्षण आवेश लेता हूं। परीक्षण आवेश की परिभाषा आप सभी जानते हैं, परीक्षण आवेश जो होता है वो अत्यंत लघु धन आवेश होता है। मतलब ये परीक्षण आवेश मैंने यहां पर लिया है, इसको मैं स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहा हूं। ये क्या है, धन आवेश है। मतलब कि यहां पर आप देखो कि जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो जो ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश की जो ये जो हमने बिंदु आवेश, जो हमारा मूल आवेश है Q, कैपिटल Q, जब परीक्षण आवेश में इंट्रोड्यूस करूंगा तो दोनों आवेश क्या है, समान जाति के हैं, सजातीय धन आवेश। तो परीक्षण आवेश इस दिशा में गति करेगा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उस पर प्रतिकर्षी बल लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। आज बस आपको बातें समझनी है, समय मिला तो मैं कुछ लिखवाऊंगा, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। ठीक है, अभी आप समझते रहिए बातों को, सारी चीजें नोट करवा दूंगा जो स्टार्टिंग से मैंने समझाई और अब तक। ठीक है, बस आप समझने पे जरा ध्यान दें। जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षी बल लगता है, यानी रिपल्सिव फोर्स लगता है। यहां पर मैंने प्लस क्यू आवेश लिया है और उसके साथ मैंने परीक्षण आवेश लिया है क्यू। परीक्षण आवेश पर आप जानते हैं
धनावेश। आप कहेंगे सर मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं आप, जो कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं उसके लिए आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे पीछे आप देखिए, पीछे हमने क्या किया था, स्प्रिंग में मैंने स्प्रिंग को उसकी जो मूल स्थिति है उससे दूर ले गया था, उसके विरुद्ध मैंने काम किया था। समझ में आ रहा है? ये पत्थर अगर जमीन पर पड़ा हुआ है तो मैं इसको जमीन से दूर ले गया, मतलब जो इस पर जमीन, पृथ्वी कौन सा बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल mg, है ना। मैं इसको mg नीचे की तरफ लगता है, अरे ये बातें तो आपने पढ़ी होंगी पिछले क्लास में ना, कि पृथ्वी हमको mg बल द्वारा अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, पृथ्वी हमको mg बल द्वारा अपनी तरफ खींचती है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में ले जा रहा हूं तो मैं इसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। समझ रहे हो आप बात? अगर मुझे किसी वस्तु को उठाना है तो मुझे mg से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं समझे? देखो ऐसे समझो, सपोज आपका द्रव्यमान है 10 केजी, 10 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, चलो सपोज हम बोलते हैं 40 किलो है, आप 40 किलो के हैं, ठीक, और जो जी की वैल्यू होती है नॉर्मली 9.8 होती है, बट मैं 10 ले लेता हूं, है ना, जस्ट समझाने के लिए, 400 न्यूटन, ठीक है, 400 न्यूटन। तो पृथ्वी आपको 400 न्यूटन के बल से नीचे खींच रही है। देखो द्रव्यमान और वेट दोनों अलग बात है, ये आपका वेट है, ये आपका वेट है, ठीक हो गया। ये आपका वेट है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, चलिए। तो सपोज आपका जो द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है, और पृथ्वी आपको जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो आपको पृथ्वी 40 न्यूटन के बल से नीचे अपनी तरफ खींच रही है। ये आपका वजन है, इसको हम आपका वजन कहते हैं, वेट। और यही जो आपका वजन है, ये वो बल है जो पृथ्वी आपकी तरफ, पृथ्वी जिस बल से आपको खींच रही है। समझ में आ रहा है? द्रव्यमान अलग चीज होती है। आप कहते हैं कि अगर मैं आपसे आपका द्रव्यमान पूछूं तो आप अपना वजन बता देंगे, नहीं, द्रव्यमान अलग चीज है, वजन अलग चीज है। द्रव्यमान एक कांस्टेंट फिगर होता है, वजन एक वेरिंग फिगर होता है। द्रव्यमान अलग अलग जगहों पर सेम रहता है, लेकिन वजन अलग अलग जगहों पर बदल जाता है। अलग अलग जगहों मतलब जैसे पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, अन्य जगह पर, है ना, जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने सारी बातें पढ़ी होंगी, बीच बीच में आ रही हैं तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अब अगर मुझे आपको जमीन से ऊपर उठाने के लिए बोलना है, अगर मैं कहता हूं कि आपको जमीन से ऊपर उठाया गया, तो मुझे जो बल लगाना पड़ेगा वो 40 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी मैं आपको उठा पाऊंगा। समझ रहे हो? अगर मैं चाहता हूं कि आप जमीन से ऊपर उठ जाएं तो मुझे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जो पृथ्वी आप पर लगा रही है। जो बल पृथ्वी आप पर लगा रही है उसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने वही काम किसमें करा था, स्प्रिंग में करा था, और सिंपली मैंने ये पत्थर के साथ भी वही काम करा। इसको मैं, जो पृथ्वी जिस बल से खींच रही है, इसके भार के विरुद्ध मैं ऊपर लेकर गया। विरुद्ध शब्द को आप ध्यान रखें, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट। मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं? इस टाइम में गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। स्प्रिंग वाले केस में मैंने स्प्रिंग बल के अगेंस्ट काम किया था, ठीक है। तो जब मैं किसी वस्तु पर लगने वाले बल के अगेंस्ट काम करता हूं तो जो ऊर्जा है वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रह जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही हम वो वो बल हटा देते हैं, जो बाह्य बल जिससे हम उसको लेकर गए हैं, जैसे ही हम उसको हटा देते हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में, जो हमने भी समझा था। चलो अब इस फिगर को समझते हैं। यहां पर कैपिटल क्यू और क्यू के बीच में प्रतिकर्षी बल लग रहा है, ये बात हमें पता है, मतलब कि इसे दूर की तरफ जाएगा, जो बल है इस पर वो दूर की तरफ लग रहा है, लेकिन मुझे इस बल के विरुद्ध कार्य करना है, मतलब मुझे इस तरफ लेके आना है। तो मैं क्यू को खिसका कर यहां पर लेके आया, क्यू को खिसका कर मैं कहां पर लेकर आया? इस बिंदु पर लेकर आया, ठीक है। इनिशियली ये पी बिंदु पर था, मैं इसे क्यू बिंदु पर लेकर आया, सपोज इसे आर बोल देते, चलो मैं इसे आर बिंदु पर लेकर आया, समझ गए।
बल इस पर Q से दूर की तरफ लग रहा है प्रतिकर्षी बल, लेकिन मैंने उसके विरुद्ध कार्य करा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे जरा, प्रतिकर्षी बल लग रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि एक परीक्षण आवेश है और मूल बिंदु पर स्थित आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो बल है उसके विरुद्ध हम इसे P बिंदु से R बिंदु तक लेकर आए, इतना काम किया। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूं उस चीज को। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आई होंगी जो हमने अभी करी थी। चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं आप इन बातों पर अपना पूरा ध्यान लगा रहे होंगे। आप स्टार्टिंग में जो बातें बताई जाती है बेसिक चीजें, उनको अगर समझेंगे तो आगे चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए आज के लिए इतना ही, जो बचा हुआ टॉपिक उसको हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।